तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और हम लोग अपना करंट अफेयर की जो सीरीज है उसी में हम लोग अपना करंट अफेयर नहीं प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी जियोग्राफी का जो चल रहा था हमारा अध्याय 3 पूरी तरह से हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया था। उसके अब एमसीक्यूज बचे हुए हैं, मैचिंग बचा हुआ है और कुछ एक्टिविटीज हैं। आज उन्हीं को 10 या 15 मिनट में हम ये समाप्त कर देंगे। और आप लोगों से यह उम्मीद है मेरा कि इसे आप लोग देखें और आप लोगों को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमने जो कुछ बताया है उसमें कोई दिक्कत होगी, कोई भी 1% का मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो। और एक चीज और, आप लोग अगर कोई आप लोगों के मन में कोई चीज हो कि सर ये भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, तो उस पे भी आप लोग अपना राय दें कि इसके बाद अगर हम कोई सब्जेक्ट चालू करने की सोचे तो फिर कौन सा सब्जेक्ट आप लोग ज्यादा पसंद करेंगे, जो पढ़ना चाहेंगे, तो हम उसे भी शुरू करेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या शुरू किया जाए। तो आइए चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि एमसीक्यूज वाले सॉल्व करते हैं। जो एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 2 से ही, आपका क्वेश्चन 1 में 1 से लेकर 7 क्वेश्चन थे, तो वो हमने सारे कर दिए हैं। आप एमसीक्यूज में है प्यारे बच्चों पहला कि इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं होती है। बोलिए, ध्यान देना शब्दों पे, विशेषता नहीं होती है यानी कि जो फीचर है फीचर ना हो। किसका फीचर? यानी कि आपका सी बेस का फीचर ना हो, यानी कि व्हाट इज नॉट इरोजनल फीचर ऑफ सी बेस, ठीक है ना। व्हाट इज नॉट, कौन सा नहीं है फीचर, सी वेव्स का फीचर नहीं है। देखिए तो हम पहले समझ लेते कौन सा फीचर है। यानी कि समुद्र में जो तरंग उठती है, समुद्री तरंग, बताइए समुद्री गुफा बनाती है कि नहीं। जो हमने बताया था कि समुद्र होता है तो समुद्र में हमने बताया था कि द्वीप भी होते हैं और इसमें आपका ये आके जो वेव होती है वो कटाव करती है इस चट्टानों पर। तो ये बताइए ये समुद्री तरंग होगी कि नहीं। तो आपके ऑप्शन में समुद्री गुफा है, तो ये समुद्री गुफा बनेगी कहां पर बनती है, ये आपकी समुद्र में बनती है, तो ये तो होगी। किनारा यानी कि बीचेज, आपका किनारा यही तो होगा बीचेज, तो जहां पे लहरें उठते हुई या वापस आती हैं, यहाँ पे मलबे को या सेडिमेंट को इकट्ठा करती हैं, किनारे पर ले जाकर छोड़ती हैं, वो आपका बीचेज कहलाती है, ठीक है ना, किनारा कहलाता है। तो किनारा भी होगा। कौन सा नहीं होगा? सैल या क्लिफ। ये जो आपका सैल और क्लिफ है, आप जब समुद्री तरंग पढ़ेंगे तो उसमें सैल और क्लिफ के बारे में बात नहीं बताई गई है। तो ये आपका राइट आंसर होगा सैल, या फिर इंग्लिश में अगर बोले तो क्लिफ। दूसरा चलते हैं, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। बोल रहा है कि जो हिमनद है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज। तो बताइए हिमनद, हिमनद का मतलब होता है हिम नद, हिम का मतलब होता है बर्फ, नद का मतलब होता है नदी, यानी कि बर्फ की नदी। यानी कि जो ग्लेशियर होता है वो क्या होता है? आइस ऑफ, क्या होता है आपका? रिवर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा है। क्या पुलिन, अगर बीच की बात करें तो पुलिन सी वेव्स का होगा कि नहीं, तो ये सी वेव्स होगा, यानी कि पुलिन नहीं होगा। बाढ़कृत मैदान यानी कि फ्लूड प्लेन की अगर बात करें तो बाढ़कृत मैदान रिवर में आएगा कि नहीं, नदी में आएगा। जब नदी के कार्य बताते हैं तो ये नदी में आएगा। एक बचा है लास्ट का थर्ड वाला, हिमोर, जिसे मोरेन कहते हैं, तो हिमोर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने बताया था कि जो आपका हिमनद होता है यानी कि जो ग्लेशियर होता है, वो ग्लेशियर से जब बर्फ आता है, हमने इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया था क्या, कि जो ये ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर से बर्फ की नदी ऐसे आती है और इधर से भी मान लीजिए आ रही है और ये अपने साथ सेडिमेंट लेकर आ रही है, सेडिमेंट लेकर आ रही है, तो यहीं पर उस सेडिमेंट को जमा करती है। क्या करती है? जमा करती है, यानी कि डिपॉजिट करती है। और अगर ये डिपॉजिट करती है तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है? मोरेन्स बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? मोरेन्स बन जाता है, यानी कि हिमोर बन जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि इसका आंसर होगा थर्ड वाला, हिमोर यानी कि मोरेन होगा। आइए तीसरे पे चलते हैं। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? विच इज काज्ड बाय द सडन मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, यानी कि
सडन मूवमेंट की बात करें, जब सडन मूवमेंट होता है तो कौन सी आपकी क्या होती है, गतियां होती हैं, मूवमेंट की बात बताओ कहां पर, पृथ्वी पर। तो एक बात क्लियर है, दो चीज होती है, एक तो अर्थक्वेक होती है, दूसरा वैल्कनो होती है। तो अर्थक्वेक आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, वैल्कनो यानी कि ज्वालामुखी दिया है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी यानी कि वैल्कनो, ठीक है ना। जबकि वलन और फोल्डिंग की बात अगर बोल रहा है तो ये अचानक नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे होती रहती है। जब आप लोग कक्षा 7 पढ़ रहे हो, कक्षा 9 या 10 वाले में जाएंगे तो वहां पे आप लोग पढ़ेंगे, एक प्लेट किनारा होता है, जब ये प्लेट यानी कि एक यह भूमिखंड है, एक यह भूमिखंड है, जब ये आपस में आगे आते हैं तो जब एक अवस्था ऐसी आती है कि ये इस तरह की अवस्था में हो जाते हैं, टकराते हैं, तो जो ये टकराते भागे तो इस तरह से फोल्डिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि ये वलन करते हैं, फोल्ड करते हैं। तो ये आपका अगले क्लास की बात है, जो वलन और फोल्डिंग की बात है, तो ये नहीं होगी। ये आपका बहुत धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस होती है ये वलन वाली प्रक्रिया, फोल्डिंग वाली, जबकि ये आकस्मिक या सडन प्रोसेस जो होती है प्यारे बच्चों, वैल्कनो होती है या फिर अर्थक्वेक होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं है, तो आप वैल्कनो पे राइट आंसर मानेंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, छत्रक सेल पाई जाती है, मशरूम रॉक्स आर फाउंड, कहाँ पे पाई जाएगी छत्रक सेल, हमने बताया था रेगिस्तानी एरिया में पाई जाती है, कहाँ पर, डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। क्यों, हमने बताया था जो डेजर्ट एरिया में जो आपके क्या होते थे, चट्टान होते थे, उन चट्टानों पर जो ये आपकी हवा होती है, विंड होती है, वो जो है इन बालू को लेकर उड़ाते हैं, और ये किस जगह पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, जो चट्टान का बेस एरिया होता है, यानी कि आधार वाले क्षेत्र पर ज्यादा ये कटाव करते हैं, और ऊपर वाले क्षेत्र पर कटाव ज्यादा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, जो आपका मान लीजिए ये रॉक्स है, एक रॉक्स है, इस रॉक्स पर यहाँ पर ज्यादा कटाव करता है, यहाँ पर ज्यादा कटाव करता है, इस जगह पर कटाव एकदम कम करता है। तो होता क्या है, अगर ये कटाव करता है तो ये इस तरह का लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, काटता चला जाता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह से बनता है, गुंबद नुमा या गुंबद नुमा आकृति का। तो नीचे का एकदम संकीर्ण हो जाता है, यानी कि एकदम नैरो हो जाता है, नैरो हो जाता है, और आपका जो ऊपर वाला भाग होता है ये वाइडर हो जाता है, काफी ज्यादा चौड़ा हो जाता है, वाइडर हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कहां पर, इन द डेजर्ट एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, रेगिस्तान में, जबकि नदी घाटी में नहीं होगा, नदी घाटी में नहीं बनाता, और हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स में भी नहीं बनाता है। तो रिवर वैली एंड ग्लेशियर इज नॉट राइट आंसर, इज ओनली वन आंसर इज द इन डेजर्ट एरिया। ओके, आगे चलते हैं, चाप झील कहाँ पाई जाती है, यानी कि ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड, ठीक है ना। ऑक्सबो लेक कहाँ पाई जाती है, हमने आपको बताया था पहले बच्चों, जो रिवर होती है, इस रिवर में ही जब आपकी नदी जो होती है मेनांडरिंग शेप में मोड़दार रूप में घूमती है, तो इसी मोड़दार रूप में जब ये घूमती है तो आपका क्या होता है, वहां पर बिसर पे मिनांडर्स होता है, और जस्ट उसके ऊपर क्या होता है, नदी को जो होती है अपने स्थानों से हटती चली जाती है, और वहां पर एक नया झील अलग हो जाता है, जिसे हम ऑक्सबो लेक यानी कि चाप झील बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ओनली वन की रिवर में, कहाँ पे, नदी में होगा, यानी कि नदी घाटी, रिवर वैली ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो रिवर वैली इज द राइट आंसर, जिसे बोलते हैं नदी घाटी। जबकि हिमनद यानी कि ग्लेशियर में यह नहीं होता है, ग्लेशियर में विसर्प आकार में नहीं, क्योंकि ग्लेशियर में बहुत खड़े ढाल होती है, वहां पर एकदम वी आकार की घाटी, वी आकार की वैली बनाती है, और एकदम गहरी खाई बनाती है, कहां पर, ग्लेशियर वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर जब विसर्प घूमती है तो वहां गहरी खाई नहीं बनाती है, ठीक है ना। इन डेजर्ट एरिया की बात करें, डेजर्ट एरिया में हमने आपको बता दिया मशरूम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि छत्रक नुमा आकार का जो होता वो होता, तो ये नहीं होगा, हिमनद भी नहीं होगा, ओनली रिवर वैली इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलिए मैचिंग में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हिमनद है, मैच करना है, यानी कि ग्लेशियर को मैच करना है किससे, तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका है थर्ड क्या है, आइस ऑफ रिवर है, यानी कि बर्फ की नदी है। तो यानी कि हिमनद क्या होता है, हमने बोला था हिम का मतलब होता है आइस, और नद का मतलब होता है नदी, यानी कि आइस ऑफ रिवर ही क्या होता है, ग्लेशियर होता है। तो इसका थर्ड वाला पार्ट से आप मैच कर दीजिए। विसर्प यानी कि मेनांडर्स की बात अगर कर रहा है, तो विसर्प कहाँ होता है, हमने बोला था जो नदियां होती है यही मैदानी एरिया में, प्लेन एरिया में क्या करती है, विसर्प के आकार का मोड़ करती है, मोड़दार घुमाव करती है, इसी को
बिशप कहते हैं। तो यहाँ पे रिवर की बात होगा ना, तो रिवर कहाँ पर है प्यारे बच्चों, देखिए फोर्थ ऑप्शन में है। तो यहाँ पे नदियां यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो नदियां है या जो रिवर्स है उस पर आप लोग इसका मैच कर लीजिए। अगला है पुलिन। पुलिन का मतलब क्या होता है, बीच, यानी कि समुद्र के किनारे का जो इलाका होता है, जो क्षेत्र होता है, समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र है, जहाँ पे समुद्र का पानी आकर खत्म होता है, उसी का आगे वाला जो क्षेत्र होता है उसे ही पुलिन या बीच कहते हैं। वहां पर सेडिमेंट लाकर जो समुद्र होते हैं वहां पर उतारते हैं। तो जो ये पुलिन वाला है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आपका सी वेव्स होगा। सी वेव्स मतलब सी वेव नहीं, आपका सी शोर होगा, समुद्र तट होगा ना, सी शोर का मतलब समुद्र तट। तो यहाँ पे देखिए, जब समुद्र तट जो वहां पे आपका मैच में होगा, वही सी शोर को ही आप लोग मैच कर दीजिए। आई थिंक फर्स्ट पार्ट है उसका, फर्स्ट पार्ट देखिए आपके बुक में, फर्स्ट वाला है सी शोर या समुद्री तट, तो वो हो जाएगा। बालू टिब्बा, यानी कि आपका बालू टिब्बा को हम बोलते हैं सैंड डून्स। सैंड डून्स कहाँ बनता है बालू का टिब्बा, तो हमने बोला था डिजर्ट एरिया में बनता है। क्या होता था, जब हवाएं चलती है तो अपने साथ महीन अन्य प्रकार की सैंड को लेकर उड़ा लेते हैं, छोटी छोटी कण होती है, और जब हवाएं रुक जाती है ना, तो वो जो आपके बालू के महीन कण होते हैं वो उसी डेजर्ट एरिया में गिर जाते हैं और छोटी हिल्स का निर्माण करती हैं, एक छोटी पहाड़ी का निर्माण। और किसकी होती है, वो बालू का होता है। तो बालू की जो ये पहाड़ी होती है, छोटी पहाड़ी, इसी को बोलते हैं सैंड डून्स या बालू का टिब्बा। तो कहाँ बनता है, इन डेजर्ट एरिया में, यानी कि रेगिस्तान में। तो ऑप्शन देखिए वहां पे, जहाँ पे डेजर्ट या रेगिस्तान होगा उसको बालू के टिब्बे से मैच कर लीजिए, यानी कि सातवां वाला नहीं, सातवां नहीं, आठवां वाला है, ठीक है ना। अगला चलते हैं, वाटरफॉल की बात किया है, जलप्रपात की बात किया है। तो हमने बताया था जो वाटरफॉल होता है प्यारे बच्चों, वो आपका कठोर और एकदम बहुत हार्ड रॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए कठोर संस्तर शैल जहाँ पे दिया हुआ है वही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि हार्डबेड रॉक्स, जो आपका बहुत ही हार्ड और कठोर चट्टाने होती हैं, वहीं पर जलप्रपात जो होता बनाते, क्योंकि ये कटेंगे नहीं जल्दी से, तो वहां पर आपका जो वाटरफॉल है बहुत लंबे समय तक बना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेवंथ वाला। ये सेवंथ वाला कौन है, कठोर संस्तर शैल, यानी कि हार्डबेड रॉक्स है। पहले चलते हैं, भूकंप यानी अर्थक्वेक की बात किया है। तो अर्थक्वेक क्या होता है, पृथ्वी में जो कंपन उत्पन्न हो जाती है, पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होना, यानी कि वाइब्रेशन ऑफ अर्थ की अगर बात कर रहा है तो वही आपका क्या होता है, भूकंप यानी अर्थक्वेक होता है। तो इसका मतलब है आपका 5 वाला पार्ट देख लीजिए, जहां पर आपका लिखा है कि पृथ्वी का कंपन, ठीक है ना। आइए कुछ रीजन की बात करते हैं, कि कुछ आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आपको उसका कारण बताना है, क्वेश्चन दिया है कि क्या कारण है ये होने का। पहला क्वेश्चन है, कुछ सेल छत्रक के आकार के होते हैं, कुछ सेल छत्रक के आकार के होते हैं, यानी कि सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ अ मशरूम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्यों होते हैं हमको बताइए। तो आप लोग को हमने अभी बताया कि जो विंड चलती है, जो हवा या पवन चलती है, कहाँ पर, इन डेजर्ट एरिया में, उन डेजर्ट एरिया में जो हवा चलती है तो सबसे ज्यादा जो उसका क्या होता है, वियरिंग होता है, यानी कि जो क्षय होता है, कहाँ पे करती है वियरिंग, अबे इन बेस एरिया में, यानी कि आधार वाले क्षेत्र पे क्या करती है, सबसे ज्यादा कटाव करती है, वियरिंग करती है, क्षय करती है। और जो उसका अपर वाला पार्ट होता है, किसका, वो जो चट्टान है उसी चट्टान का, उस चट्टान के अपर वाले पार्ट पर वो आपका बहुत कम बियरिंग करती है, ठीक है ना, इन कंपेरिजन टू बेस एरिया। तो ऐसे ही जो पूरा ये स्ट्रक्चर बनता है, जो मतलब नीचे ज्यादा कटाव करती है और ऊपर कम कटाव करती है, तो इस तरह का जो ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया, ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं छत्रक आकार स्ट्रक्चर, यानी कि मशरूम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये क्यों बनता है, आप बोल सकते हैं पवन इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन के चलने से जो आपके पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर पड़ने वाले, वहां के आधार जो होता है बहुत संकीर्ण होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर कटाव ज्यादा करते हैं और ऊपरी भाग पर ज्यादा कटाव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारा छत्र के आकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, कहाँ पे, रेगिस्तान में। तो ये आपका रीजन लिख देंगे ना, अच्छे तरह से लिख देना। बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, फ्लूड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। क्यों होते हैं बाढ़कृत मैदान, हमने बताया था जो नदियां होती हैं प्यारे बच्चों, वो नदियां क्या होती हैं, जरा समझ लीजिए, हर चीज को समझना जरूरी है। तो अगर आप समझे रहेंगे तो ऑटोमेटिक लिख देंगे, ठीक है ना। हम जो बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आपको पढ़ा दिए हैं सभी चीजों को, इसलिए जो हम बोल रहे हैं वो आप अगर लिख देंगे तो पूरी
तो पूरे का पूरा नंबर आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने वो पूछा है बाढ़कृत मैदान उपजाऊ होते हैं, आखिर रीजन बताएं क्यों होते हैं। तो ये आपका क्या है, नदी है। ये आपका प्यारे बच्चों क्या है, रिवर है, नदी है। और इस रिवर का ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, कभी कभी ना जब बाढ़ आती है तो नदी अपने इस तटीय भागों में प्रवेश कर जाता है। इस भागों में नदी अपना प्रवेश कर जाता है, और इस भाग में प्रवेश करती है तो जो आपकी मिट्टी होती है, मिट्टी और अन्य प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, अन्य प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसको लाती है। और इसको लाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, यह बाढ़कृत मैदान होता है, ठीक है ना। क्योंकि नदी का जल अब इधर आ गया है, यह इधर आ गया है, तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ये क्षेत्र आपके फ्लूड एरिया कहलाते हैं। फ्लूड एरिया का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, बाढ़कृत मैदान। क्या है, बाढ़कृत मैदान। क्यों बाढ़कृत मैदान है, आप लोग देख रहे हैं कि जो पानी गिरता है तो पानी गिरने से जहां पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो वो कैसे एरिया हो जाता है, वो बाढ़कृत मैदान यानी कि फ्लूड एरिया हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है, इस बाढ़कृत मैदान पे ये मिट्टी या अन्य प्रकार के जो सेडिमेंट या जो अवसाद होते हैं ना, जो दूर दूर से होते हैं, आकर यहीं पर इस जगह पर इस मैदानी भाग में जम जाते हैं। और ये बहुत दूर से लाए हुए आपके फर्टाइल मिट्टी या फर्टाइल सॉइल होते हैं, यानी कि उपजाऊ आपके सॉइल होते हैं। ये उपजाऊ सॉइल जब इस क्षेत्र में आते हैं बाढ़कृत मैदान पे यानी कि फ्लूड प्लेन्स पर आते हैं तो आपका क्या बन जाता है, यह एक उपजाऊ मैदान बन जाता है, ठीक है ना। तो यही आपको रीजन लिखना है। क्या रीजन लिखेंगे, जब नदियां अपने आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में, ये इसका आसपास का क्षेत्र है, तो जब नदियां अपने आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती हैं तो अपने साथ महीन मिट्टी या अन्य पदार्थों को लेकर आती हैं जो बहुत ही उपजाऊ होता है, और जिसके कारण यह बाढ़कृत क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ समतल बाढ़कृत मैदान का क्षेत्र बनता है। यानी कि फ्लूड आपका जो ये बाढ़कृत मैदान होता है फ्लूड फर्टाइल प्लेन एरिया बनता है, ठीक है ना। इट फॉर्म्स फ्लूड फर्टाइल प्लेन एरिया। तो ये यही पूछा है, बाढ़कृत मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, तो यही रीजन था जो हमने अभी बताया आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है कि समुद्री गुफा स्टैग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैग। जरा बताइए, सी केव्स की बात किया है, जो सी केव्स होता है वो किस में बदल जाती है, स्टैक में बदल जाती है। क्यों स्टैक में बदल जाती है, इसको आपको बताना है। तो हमने आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर बताया था प्यारे बच्चों। हमने कहा था कि मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, ये आपका कोई एक आपका पहाड़ है। कहाँ पर है ये पहाड़, समुद्र में है। समुद्र में ये कोई चट्टान का एक पहाड़ है जिसे आइसलैंड भी बोल सकते हैं। जब यहाँ पर आपकी समुद्री तरंगे या समुद्री तरंगे इस तरह से चारों तरफ से आती है और इस पहाड़ पर क्या करती है, दबाव डालती है। तो यहाँ पर दबाव डालने पर पूरी तरह से चारों तरफ से जो दबाव डालेगी तो यहाँ पर आपका क्या निर्माण होता है प्यारे बच्चों, सी केव्स निर्माण होता है, सी केव्स, ठीक है। जब ये दबाव अत्यधिक समय तक ऐसे डालती रहती है तो कुछ समय बाद देखेंगे कि यह सी केव्स और चौड़ा होता चला जाता है, और इसे हम बोलते हैं तटीय मेहराब। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तटीय मेहराब बोलते हैं। यानी कि जब ये तटीय मेहराब बन जाता है प्यारे बच्चों तो ये आपका सी क्लिफ बोलते हैं। जब ये तटीय मेहराब बन जाएगा ना तो ये इसका जो रूप है, ये जो छत है बहुत अधिक लंबा हो जाता है, तो लोड ये सह नहीं पाता है, तो पूरा इतना स्ट्रक्चर जो होता है ये पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है। किस में गिर जाता है, समुद्र में गिर जाता है। सिर्फ इतना स्ट्रक्चर ये बचता है और इतना स्ट्रक्चर ये बचता है किनारे का। तो जो स्ट्रक्चर बचता है, इधर का ये वाला स्ट्रक्चर बचता है और इधर का आपका ये वाला स्ट्रक्चर बचता है। बाकी ये तो समुद्र में गिर गया। क्यों, क्योंकि इसका जो छत है, इसका जो रूप है बहुत लंबा हो गया है। लोड, ये वाला लोड सह नहीं पाता है, ऊपर का लोड पड़ता है, पूरी तरह से गिर पड़ता है। तो ये और यही बचता है, इसी को बोलते हैं स्टैग। क्या बोलते हैं इसको, स्टैग बोलते हैं।
और बोल रहा है कि कैसे बना, तो आप बता दोगे। समुद्री तरंगों के जब दबाव पड़ता है चट्टानों पर, पहाड़ों के चट्टानों पर, तो वो क्या बनाता है, सी केप बनाता है। और फर्दर ये चट्टानें जो होती हैं चट्टानों पर ये दबाव डालती रहती है, कौन, सी वेव डालती रहती है, जिसके कारण ये सी केप जो होता है, समुद्री जो गुफा होती है, वो फैलता चला जाता है। और एक समय आता है जो उसका छत होता है बहुत अधिक फैल जाता है, जिसे हम तटीय मेहराब कहते हैं, और वह लोड ऊपर का सह नहीं पाता और पूरी तरह से गिर पड़ता है। तो साइड के बचे हुए जो क्षेत्र होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, स्टेक कहलाते हैं। तो ये बात समझ में आया कि समुद्री गुफा से स्टेक क्यों कैसे बनता है, तो ये हमने आपको पढ़ा दिया है। आप लोग जाइए, वेव्स के कार्य यानी कि तरंग के कार्य को समझिए, वर्क ऑफ वेव्स हमने अच्छी तरह से वीडियो को डाला है, तो वहां पे इस बात को हमने अच्छी तरह से बताया है, वही रीजन आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। तो भूकंप के दौरान जो आपकी इमारतें हैं क्यों गिरती हैं, तो हमने बताया जो आपकी प्लेटें होती हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो गतिशील हो जाती हैं। क्यों गतिशील होती हैं, क्योंकि जो आपका पृथ्वी के अंदर मेटल होता है, उस मेटल नहीं मेंटल वाला भाग होता है, मेंटल वाले भाग से, ये पृथ्वी है, ये कोर होता है, ये मेंटल होता है, ये करक्ट होता है। तो इस मेंटल वाले भाग से आपकी मैग्मा निकलती है, मैग्मा रहती है, इस चारों तरफ से वृत्तीय रूप में गति करती रहती है। इसके ऊपर से ये भाप निकलते हैं, जो वाष्प होते हैं और गैसें निकलती हैं, तो ये इस सतह को क्या करती हैं, चिटका देती हैं, दरार पड़ जाती हैं। और जब ये ऊपर निकलती है ना, तो ऊपर निकल नहीं पाती हैं, जब दरार नहीं पड़ पाती तो ये कपकपाने लगती हैं, इस क्षेत्र को क्या कर देती हैं, कपकपाने लगती है, वाइब्रेशन मोड में आ जाती है। तो ये पृथ्वी की जो सतह होती है वो वाइब्रेट करने शुरू कर जाती है। इसी वजह से जो इमारतें होती है वाइब्रेशन के दौरान, जब पृथ्वी कपकपाने लगती है, वाइब्रेशन करने लगती है, हिलने लगती है, तो उसी हिलने के दौरान ही जो इमारतें होती हैं वो गिर जाती हैं। ठीक है ना, तो ये आप इस रीजन को लिख देंगे, इसीलिए बिल्डिंग आपके क्या करते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप एक एक्टिविटी के रूप में 5वां क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। देखिए आपके बुक में एक्टिविटी वाला जो है 3 प्रकार के चित्र बनाया हुआ है, यानी कि चित्र यानी फोटोग्राफ 3 प्रकार के दिए हुए हैं। दूसरे में आपका नेम ऑफ द फीचर यानी कि स्थलाकृति लिखना है कि ये चित्र क्या है, आप पहचान कर उसको वहीं पर लिख दीजिए। तो यहाँ पे पहला वाला आप देखिए कि एक नदी है और उस नदी से पूरी तरह से पानी झरने की आकृति के रूप में गिर रहा है, इसे हम लोग वाटरफॉल बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है ना, अब ये बताइए तीसरे वाले में लिखा है प्रकार यानी टाइप्स, ये जो टाइप्स है किस चीज का टाइप्स है, तो इसमें दिया है इरोजन वाला है कि डिपोजिशनल वाला है या बोथ है, अपरतन होगा कि निक्षेपण होगा। तो बताइए वाटरफॉल अगर गिर रही है तो बताइए कि वो जो है काटेगी कि नहीं काटेगी, चट्टानों को धीरे ही धीरे काटेगी, थोड़ा ही काटेगी, परंतु काटेगी ना। तो काटने का मतलब होता है अपरदन करना यानी इरोजन। तो यहाँ पे इरोजन होगा, वाटरफॉल में क्या होगा, जो टाइप्स है वहां पे इरोजन डाल देना। सेकंड वाला है, देखिए प्यारे बच्चों, एक आपकी नदी बनाई गई है, वहां पे जल है और उसमें कुछ मिनांडरिंग से विसर्प आकार के इसे मोड़ दिख रहे हैं, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, नदी विसर्प। जो सेकंड वाला आकार है, चित्र है, वहां पे आप लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ, नेम ऑफ द फीचर में क्या लिखेंगे, नदी विसर्प, यानी कि आप क्या लिखेंगे, रिवर मिनांडर। और बताइए जब नदी विसर्प करती है तो काटती भी है और डिपोजिशन भी करती है, ले जाकर कहीं न कहीं सेडिमेंट को जमा करती है, अवसाद को जमा करती है, किनारे पर डिपोजिट करती है। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, इरोजन एंड डिपोजिशन, यानी कि अपरदन और निक्षेपण दोनों होगा। तीसरा वाला देखिए, एक आपका खेत नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एकदम समतल है, और उस समतल खेत है तो इसको हम बोलेंगे समतल मैदान। तीसरे में आप लोग लिख लीजिए नेम ऑफ द फीचर में यानी स्थलाकृति में आप लोग लिखेंगे समतल मैदान, यानी कि प्लेट, जो आपका फ्लैट प्लेन होगा, फ्लैट प्लेन। और इस फ्लैट प्लेन में बताइए जो आपकी नदियां होती हैं जब बाढ़ में आ जाती हैं तो उसी फ्लैट प्लेन में समतल मैदान में लाकर डिपोजिशन जमा करती है, वहां कुछ काटती नहीं है, अवसाद को सेडिमेंट को लाती है वहीं पर जमा कर देती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन का मतलब निक्षेपण होगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोई कटाव नहीं होता, तो यहाँ इरोजन नहीं होगा। तो हमने सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। अध्याय 3 पूरी तरह से
फुल्ली डिस्कशन हो चुका है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी पूरा हो गया, एक एक चीजों को हमने बेहतर कॉन्सेप्ट में समझाया है। आप लोग अगर हमारे ये वीडियो देखेंगे, अध्याय 3 का शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे, तो यकीन मानिए आप लोगों का जो जियोग्राफी एनसीईआरटी है बहुत अच्छा नहीं, एकदम बेहतरीन तरह से प्यारे बच्चों तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, और एक बात और, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हम जब वीडियो अपलोड करते हैं तो प्लीज आप लोग बेल आइकन जरूर दबा लें, आप लोगों को नोटिफिकेशन तो मिल जाया करे कि हाँ हमने कोई वीडियो अपलोड किया है, आप लोग उसे देख लें। और अगर आपके बेनिफिट में नहीं है ये वीडियो तो उसे शेयर कर दे ऐसे लोगों को जिसके ये बेनिफिट में है। और आप लोग जो देखना चाहते हैं तो हमें वो बताएं कि आप लोग आखिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कमेंट में आप लोग अपना सुझाव दें, हम वो सब्जेक्ट भी आप लोगों के सामने लाएंगे और इसी तरह से बेहतर तरह से आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा आप लोग बच्चों, आप लोगों का। आप लोग कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।